बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है बच्चों? और हाँ, रेज हैंड। और स्लीपिंग नेशन उठो यार। चलो जी, आ रही है आवाज, ठीक है, थैंक यू। ले जी, डिडक्शन नॉट एडमिसिबल हम पढ़ रहे थे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यस्टरडे लेक्चर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यस्टरडे लेक्चर? कोई नहीं, आगे चलें। चलते जाएं जी, ये हमने पढ़ लिया था जी। अच्छा, इसकी न्यूमेरिकल जरा भी होल्ड कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल हम थोड़े से ना, हम इसको अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब जो अब जो चीजें रह गई हैं हम उनको देखते जाते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल लॉस। समटाइम्स आपका कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, कोई आपका बिजनेस एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, चोरी हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, आग लग गई। नॉर्मली तो जितनी भी अच्छी फैक्ट्रीज हैं जहां पे कोई बिजनेसमैन है वो इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। और अगर कोई एसेट बिजनेस के इस्तेमाल के लिए यूज हो रहा है, जैसे मैं कहूँ यहाँ मेरा एयर कंडीशन है, वो जल गया किसी वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा जो यहाँ पे जो घर पे एयर कंडीशन है वो मेरा बिजनेस एसेट नहीं है, वो मेरा जाती एसेट है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा जो एयर कंडीशन है जो मेरे इस रूम में लगा हुआ है जहां से मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस एसेट है। ये मेरी इसकी कॉस्ट थी जी से 75,000। ये मेरा डेप्रिसिएबल एसेट है क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डेप्रिसिएबल एसेट्स और इंटेंजिबल्स और प्री कमेंसमेंट 3 चीजों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज ये एयर कंडीशन किसी वजह से जल गया तो ये मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया, क्योंकि अभी तो इसकी लाइफ थी, मैं अज्यूम करता था यार इस तरह कैसी 4-5 साल इसकी लाइफ जो है 5 साल चलेगी। मैंने आज नया ला के लगाया और जी 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या जस्ट आफ्टर 1 ईयर वो जल गया। तो जितनी उसके एसेट की वैल्यू एट दैट टाइम होगी, और हो सकता है ये जल गया कोई मुझसे ये मेरी जो एसी रिपेयर वाला साजी मुझे 10,000 का बेच दे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट जो 70,000 होगी लेस 10,000 जो मुझे रिसीव हो गया, नेट 60,000 विल बी माय एबनॉर्मल लॉस एंड दैट इज क्लेम्ड एज एन एक्सपेंडिचर। और ये मुझे एक्सपेंडिचर अलाउएबल होगा। लेकिन मैं कौन जी, मेरा घर का कोई एसेट था वो जल गया और मैं लाके बिजनेस में डाल दूं, तो इट इज नॉट जस्टिफाइड। ये भी हो सकता है कि मैंने इसकी इंश्योरेंस करवाई हो अपने एसेट्स की, मेरे सारे एयर कंडीशन किसी वजह से जल गए और मेरी इंश्योरेंस थी, टोटल एसेट्स की वैल्यू थी तकरीबन 10 लाख रुपया। मैं कहता जितने एयर कंडीशन थे 10 लाख रुपए के एयर कंडीशन लगे थे। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 8 लाख रुपया नेट सेटलमेंट के तौर पे दिया। 2 लाख रुपया जो है वो डेट विल बी ट्रीटेड एज एन एबनॉर्मल लॉस एंड डेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड एन अलाउएबल एक्सपेंस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट, ये 2 मैं पढ़ा चुका हूं जी। जी जी जनाब, अहमद हसन। सर ये जुडिशियल डिसीजन क्या था? जुडिशियल डिसीजन मेरा और जो है वो फटा पड़ गया। इसने सवाल पूछा जुडिशियल डिसीजन के बारे में। मेरा फटा पड़ गया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, अदालत में चले गए, वहां जाके सेटलमेंट हुई। सही, क्लियर? ठीक है, हाँ जी, हमारा ठीक है सर। हमारा जी बोलिए। सर जी सर मैंने आपसे पूछना था, आपने आज भी जो पढ़ाया है नॉर्मल लॉस में, और उस दिन एनिमल, वो जो एनिमल फॉर बिजनेस में उस दिन भी पढ़ा था ये कि जो प्रोसीड होती है
उसके डिफरेंस हम लॉस के तौर पे हाँ एडमिसिबल जी, होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सर मैं पूछना ये था कि जैसे एनिमल है उससे हम बेनिफिट बिजनेस के लिए ले लेते हैं, वो कभी ना कभी तो मरना ही है, हाँ ये जी। एक ये बात। और सर ये जो आज आपने एसिड वाला पढ़ा है, अगर आपने एसी लगवाए हुए हैं और आपने कुछ साल उसका बेनिफिट अर्न किया हुआ है, हम्म। लेकिन वो कुछ साल बाद वो जल जाता है, तो वो जो सालों का बेनिफिट अर्न किया है, हमें कॉस्ट का डिफरेंस क्यों लेना है? हमें नहीं, तो वो कॉस्ट का डिफरेंस लेना है, WDV का लेना है। और सर एनिमल के केस में फिर क्या करना ठीक है, एनिमल की WDV में क्या कहूँ, एनिमल की WDV तो नहीं आनी ना, उसकी डेप्थ से नहीं क्लेम होनी एनिमल की। एयर कंडीशन की वो सर तो, वो मैंने गधा अगर 1 लाख रुपए का खरीदा तो वो 1 लाख का रहना, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, जब वो और सर इससे जो हमने बेनिफिट लिया, ठीक है, उससे मैंने इनकम अर्न की और उसको इसको टैक्सेबल कर लिया मैंने। और वो कभी भी मरेगा तो उसका मर डिफरेंट हाँ हमें जी, जाहिर अदा है होगा। मरेगा तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, मर गया तो फिर उसको वो एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे उसका, कोई ना। ठीक ठीक है। सर, हाँ यही जी। पूछना था बस, थैंक यू। थैंक यू। उसामा अमान। जी सर। ये जब परवीन आई थी ना एनिमल वाली, ये जो एनिमल यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो हम कहते थे ये परवीन आई है आर्टिकल स्टूडेंट के लिए, और चार्टर्ड फर्म्स के लिए आई थी कि वो 3.5 साल को यूज करते हैं डट के। जस्ट एज जोक, वैसे मैं बात कर रहा हूँ जी। उसामा अमान जी। उसामा। सर जी, अगर अगर कोई हम एसेट अपना बिजनेस और पर्सनल यूज दोनों के लिए कर रहे हैं, तो फिर अगर वो जल जाता है या मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो तो पार्शल फिर पार्शल उसका क्लेम एक्सपेंस होगा, क्या पार्शल ट्रीटमेंट? पार्शल होगा, पार्शल। जब भी ये बेसिकली ये आपको तब पहले समझ आएगी जब मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। इस सवाल को नेक्स्ट चैप्टर के होल्ड कर ले प्लीज। सोहेब बाजवा। ठीक। सोहेब बाजवा। सर ये आपने अभी बोला कि इंश्योरेंस कंपनी अगर पैसे दे देती है तो हम फिर इतना एक्सपेंस बुक करेंगे, सर वो एक्सपेंस की बुक करेंगे एक्सपेंस नहीं बुक तो? करेंगे, नेट करके एक्सपेंस बुक करूंगा। मेरा 100 रुपए की WDV थी, जाहिर है मैंने इंश्योरेंस क्लेम कोई ना तो करना है ना। इंश्योरेंस वालों जी ने सर। 80 रुपए दे दिए, ये 20 रुपए मेरा एक्सपेंस आएगा। जी सेटलमेंट सर। हो गई ना इंश्योरेंस कंपनी जब आपकी कुछ किसी भी चीज की, मेरी गाड़ी चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी ना, लेकिन क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरी वैल्यू के पैसे देती है? नहीं भाई, इंश्योरेंस कंपनी पूरी वैल्यू के पैसे नहीं देती, वो आपको कम देती है पैसे। जो डिफरेंस होगा डेट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। जी सर। ठीक आगे है, सर। चलो जी, आगे चलते हैं जी। एक्सपेंसिव ऑफ द एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रेनिंग मैंने पढ़ा दिया था, आगे चलें। अपॉर्चमेंट डिस्कस हो गई थी, आगे चलें। नॉन पेमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी, लो जी। Where a person has been allowed a reduction on account of expenditure and a liability, फरहान ठहर जो मुझे अब ये मैं सवाल आपका लेता हूँ। Where a person has been allowed a reduction on account of an expenditure and a liability in respect of such expenditure not paid within 3 years, of the end of the tax year in which it was allowed, such liability shall be treated as an income from the business after the expiry of the above said 3 years. If the taxpayer pays a liability after, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, shall be treated as an expense from business, income from business after the expiry of the above 3 years. If the taxpayer pays a liability after the year in which it was treated as income, it will be allowed as a deduction against the income from business for the tax year in which it is paid payment. अगला ही पढ़ लेता हूँ, एक जैसी बातें हैं। Where a deduction has been allowed in respect of a trading liability and subsequently the taxpayer has derived any benefit in respect of such liability, the value of such benefit shall be chargeable tax as income from business for tax in which the benefit received. Cash discount on earlier payment, that is one of the example of a benefit from a trading liability. पहला है नॉन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है और दूसरा है ट्रेडिंग लायबिलिटी। पहले पे 3 साल की कंडीशन है, दूसरे पे 3 साल की कंडीशन नहीं है। पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। प्लेन पेज। टैक्स ईयर 2020, मैं मेरी बुक्स लिखी जा रही हैं। 28 जून 2020 को मैंने एक एंट्री की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। परचेज डेबिट, और मैंने उसकी भी पेमेंट नहीं की थी। ABC
ये इसके मैंने पैसे दे रहे थे 500 रुपीज, ये क्रेडिट। 30 जून को मेरा टैक्स ईयर एक्सपायर हो खत्म हो गया जी, जाहिर है मेरी बुक्स क्लोज हो गई। 30 जून सॉरी 2020 को, ये मैं लायबिलिटी में स्टैंड कर लूंगा, ये मेरी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल है। और एबीसी ट्रेडर से मैंने कहा हुआ था मैं आपको ये 500 रुपए दूंगा 39/2020 को, मैं पेमेंट कब करूंगा? 30/9/2020 को। अब अगला साल शुरू हो गया, मेरा एक्सपेंस किस साल का है? ये टैक्स ईयर 2020 का एक्सपेंस है। मैंने जुलाई में मैंने एबीसी से कहा कि जुलाई में पेमेंट ले लो, जुलाई 2020 में, जुलाई 7 कर लें, जुलाई 7 2020 को पेमेंट ले लो, लेकिन मुझे कुछ पैसे छोड़ दो। मुझे मैं 5 रुपए आपको मैं कुछ जल्दी पेमेंट कर रहा हूं, जल्दी पेमेंट की वजह से मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। वो कहता ठीक है डिस्काउंट ले लें, 10 रुपए डिस्काउंट ले लें, चलिए 15 रुपए, ₹15। अब मैं इसको पेमेंट क्या कर रहा हूं? कैरेक्टर डेबिट कितने से जी? कैरेक्टर डेबिट कितने से? 500 से। टू बैंक 485 से। टू डिस्काउंट 15 रुपए से। लॉ कहता है अगले साल में ये इनकम बना लें इसको, तो ठीक कह रहा है, इसमें कौन सा गलत बात है? लॉ कहता है अगले साल इसको इनकम ट्रीट कर लें। Any question? And it was taxable in the tax year 2021. It was taxable in tax year 2021. इसी तरह मैं कोई एक्सपेंस क्लेम करता हूं और मैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंस पे नहीं करता, मैंने कोई पेबल बुक कर दिया, वो जो बिल्कुल हमने स्टार्ट में वेवर की बात पढ़ी थी, मैंने मार्कअप डेबिट टू मार्कअप पेएबल क्रेडिट 1 मिलियन से मैं टैक्स ईयर 2020 में, सब्सिक्वेंटली मेरी बैंक के साथ सेटलमेंट हो गई और मैंने कहा मेरे हालात बड़े माड़े हैं और मैं आपको 1 मिलियन पे नहीं कर सकता, मैं आपको 5 लाख मार्कअप पे कर सकता हूं। और मेरी सेटलमेंट कब हुई? टैक्स ईयर 2021 में। यहां मैं एक्सपेंस क्लेम करके बेनिफिट ले चुका हूं क्योंकि मेरी एक्सपेंस क्लेम करने से मेरा इनकम कम हो गई। तो टैक्स ईयर 2021 में अगर मैं उसको पेड करता हूं 6 लाख और मुझे बैंक से वेवर मिल जाता है, वेवर मीन मुझे माफी मिल जाती है 4 लाख रुपए की, तो टैक्स ईयर 2021 में दिस 4 लाख विल बी ट्रीटेड एज इनकम। लो जी, कोई सवाल तो बोलो जी। मुझसे नहीं होता, दिल नहीं कर रहा रात। एक साल जब आपने एक्सपेंस क्लेम किया, एक्सपेंस क्लेम करने से आपकी इनकम कम हो गई, आप जब इनकम कम हो गई तो इसका मतलब आपने टैक्स का बेनिफिट ले लिया, लेकिन अगले साल में पता चला कि वो एक्सपेंस आप उतना पे नहीं किया जितना आपने अक्रूवल बुक की थी, वो एक्सपेंस आपने उतना पे नहीं किया जितनी आपने अक्रूवल बुक की थी, कम पे किया, बाकी माफी हो गई, तो भाई जो माफी हो गई वो इनकम बन गया, रिवर्स हो गई ना, एंट्री रिवर्स हो गई, अकाउंटिंग एंट्री है और कुछ भी नहीं, अकाउंटिंग एंट्री है। एनी क्वेश्चन जी? हाँ जी, ये इनकम जो 4 लाख रुपया होगी वो टैक्स ईयर 2021 में टैक्सेबल होगी, बिल्कुल टैक्सेबल होगी। उसामा मान सर परचेज रिटर्न के साथ भी सेम इसी तरह करेंगे? नहीं, परचेज रिटर्न तो बेटा ड्यूरिंग द ईयर हो गई ना। नहीं सर, अगर हमने पहले पेएबल बुक की हो 28 जून को और हाँ नेक्स्ट जी, ईयर हम हाँ उसे जी, हाँ परचेज जी, रिटर्न हाँ कर। जी, परचेज रिटर्न वो भी इसी तरह करेंगे, बिल्कुल इस तरह। ठीक। 28 जून को मेरी वो हो गई, 28 जून को मेरी पेएबल बुक कर। पेबल बुक है, परचेज है, वही परचेज मैंने 2 जुलाई को वापस कर दी,
जी सर, तो वो अगले साल की कॉस्ट ऑफ सेल में लेस हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। अब दूसरी बात, जो ट्रेडिंग लिबर्टी वाली बात है, वो जरा बात समझिए। अब जो ऊपर वाली प्रवीण है वो समझाने लगा हूं। टैक्स ईयर 2016 मैंने एक एंट्री डाली, ट्रेडिंग लिबर्टी का लफ्ज है वहां पे, परचेज डेबिट टू एबीसी क्रेडिटर बुक किया मैंने जी, 5 लाख रुपीस। ये यार अपने आप को म्यूट कर दिया करें। अच्छा, ये एंट्री मैंने टैक्स ईयर 2016 में डाल ली। ये एंट्री थी मेरी 28 जून को। चले जी, बार बार एक डेट कर देते हैं। 28 मई को ये मैंने एंट्री इनकॉर्पोरेट की और मैंने 30 जून तक इसकी पेमेंट नहीं की। ठीक हो गया जी। एबीसी मेरा एक क्रेडिटर स्टैंड है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एबीसी मेरी बुक्स अकाउंट्स में क्रेडिटर स्टैंड है, जो कि रिलेट करता है किस साल से? टैक्स ईयर 2016 से। अब जनाब अगले साल का मेरे ऑफिसर ने पूछा कि तुम्हारी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर दो, लिस्ट ऑफ जो तुम्हारी बैलेंस शीट में कैरेक्टर आ रहे कौन है। मैंने कहा जी एबीसी पिछले साल से खड़ा स्टैंड करा था, उसके मैंने 5 लाख रुपए अभी तक नहीं दिए। ठीक हो गया। उसके बाद जी अफसर ने मुझे अगले साल भी पूछा कि लिस्ट ऑफ कैरेक्टर दो। मैंने कहा जी कि एबीसी कैरेक्टर को मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की, 5 लाख रुपए अभी भी स्टैंड कर रहा है। फिर उसने मुझे टैक्स ईयर 2019 में पूछा। मैंने कहा जी एबीसी कैरेक्टर अभी भी पेमेंट नहीं की, 5 लाख रुपए अभी भी स्टैंड कर रहा है। फिर टैक्स ईयर 2020 में मैंने उसने मुझे कहा लिस्ट ऑफ कैरेक्टर दो। मैंने कहा जी 5 लाख अभी भी स्टैंड कर रहा है। लॉ कहता है यहां जाके इट विज ट्रीटेड एज इनकम। बोध हो गई, इट वॉज ट्रीटेड एज इनकम। इसका मतलब है मेरे झूठे कैरेक्टर थे, फिक्टिशियस कैरेक्टर थे मेरे। पहली बात तो ये, वैसे टाइम पीरियड मैं तो वैसे ही इस प्रोविजन के खिलाफ में 3 साल तो बहुत ज्यादा है। 3 साल को पहले छोड़ के रखता है कोई भी नहीं छोड़ के रखता। ये तो वैसे मैक्सिमम मैं तो समझता हूँ 2018 में दोबारा टैक्स हो जाना चाहिए। अच्छा, आप ये पूछेंगे उसने कैरेक्टर जरा अकाउंटिंग इनकम बिजनेस पढ़ते हुए ना अकाउंटिंग पे पूरी ग्रिप होनी चाहिए। उसने कैरेक्टर ये भी हो सकता है कैरेक्टर पे कर दिया और बुक्स में कैरेक्टर स्टैंड कर दिए हुए हैं। वाई? एनीबॉडी जी, मेरा सवाल दोबारा सुने, बड़े गौर से सवाल सुने मेरा दोबारा। ये हो सकता है कि उसने एबीसी को पेमेंट कर दी हो, लेकिन बुक्स जो टेक्स्ट बुक्स हैं, चलो जी हम ये बड़ा कॉमन हमारा फिक्रा चलता है। टेक्स्ट बुक्स एक असली किताबा एक जाली किताबा, जो उनको कहते हैं हम टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में कैरेक्टर स्टैंड कर रहे हो। क्यों कैरेक्टर स्टैंड कर रहे हो आप कहें? बेसिकली उसने जो 5 लाख की पेमेंट की है उसके पास वाइट कैश अवेलेबल नहीं था, तो उसने कहा चलो जी कैरेक्टर दिखाते जाओ, लोगों का पैसा देना है, लोगों का पैसा देना है, लोगों का पैसा देना है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, ये आप जब आएंगे तो आपको बात समझ आएगी, जब आप आगे प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे। बहरहाल लॉ ये कहता है अगर कोई ट्रेडिंग लिबर्टी जिस साल में अराइज हो गई, अब मैं फिक्रे को उर्दू में एक्सप्लेन करने लगा हूं, एक ट्रेडिंग लिबर्टी जिस साल में राइज हो गई, वो अगले 3 सालों तक अगर आपने पे ना की तो 3 सालों के बाद जो अगला साल आएगा उस साल वो आपकी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। एनी क्वेश्चन? और अगर मैं साथ ही बात खत्म कर दूं, मैं दोनों सवाल लेता हूं आपके। और अगर टैक्स ईयर 2021 में आपने 5 लाख दिखा दिया कि मैंने जी 5 लाख पे कर दिया, टैक्स ईयर मेरी इनकम बन गई, लेकिन मेरी बुक्स ये क्या डीम्ड इनकम है, ये क्या है?
डीम्ड इनकम है, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट तो आउट नहीं ना हुई। टैक्स ईयर 2021 में कहा जी मैंने पे कर दी, 5 लाख रुपया मैंने पे कर दिया, तो लॉ कहता है दोबारा एक्सपेंस ले लो। लॉ कहता है दोबारा एक्सपेंस क्लेम कर लो। अब आपका सवाल लेने से पहले मैं दोबारा जरा प्रोविजन पे जा रहा हूं। Where a person has been allowed a deduction account of expenditure liability, ऊपर वाली है, and a liability respect of such expenditure is not paid within 3 years or within 3 years of the end of tax year in which it was allowed। 16 में अलाउड हुई ना, 17 ना 18 ना 19, 3 सालों में ना पे की। Such a liability shall be treated as income from the business after the expiry of the above set period। इसका मतलब जाके टैक्स ईयर 2020 में उसने बनना है। If the taxpayer after the 3 years in which it was treated as income, it will allowed as deduction against the income for tax year it will payment। अगर उससे अगले साल में उसने कहा जी मैंने पेमेंट कर दी है, तो फिर हम उसका दोबारा उसको एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। सवाल उधर सुनो जी क्या कहते हैं हमजा। सर ये 3 ईयर वाली जो प्रोविजन है ये हर टाइप की लायबिलिटी के लिए? हाँ जी, हर तरह की लायबिलिटी के लिए। मसला कि हर तरह की लायबिलिटी के लिए मींस ट्रेडिंग लायबिलिटी के लिए, या कोई एक्सपेंडिचर पेएबल है, बैंक लायबिलिटी पे नहीं अप्लाई होगा ये। लेकिन सर उसने तो अकेली सिर्फ एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी लिखा हुआ है ऊपर वाली नहीं, प्रोविजन, नीचे वाली में लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग लायबिलिटी है। बैंक की लायबिलिटी पे अप्लाई नहीं होगा। बैंक में आपको पता वो तो पक्की लायबिलिटी होती है, वो कौन सा अनवेरीफाइबल होती है। ठीक है, बैंक की लायबिलिटी कभी भी आपकी अनवेरीफाइबल नहीं होती। और सर अगर कोई लायबिलिटी हो जैसे रिपेयर के अगेंस्ट उसने पेएबल है, कोई रिपेयर के अगेंस्ट पेएबल है, कुछ को 3 साल स्टैंड रहा तो वो रिवर्स हो जानी है। जी सर। फरहान अमजद। सर अगर ये लाइबिलिटी जिस तरह ये बात की गई है, अगर यहाँ पे 3 साल के अंदर वो किस्तों में पैसे दे रहा है उसको, या और 3 साल के बाद उसकी पेमेंट मुकम्मल पूरी 5 लाख खत्म नहीं हुई, हाँ जी, तब बाकी जो पेमेंट लाइबिलिटी में स्टैंड कर रही होगी वो सारी पे टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल 5 लाख में से 2 लाख रह गया, 5 लाख में से 2 लाख रह गया तो फिर 2 लाख टैक्सेबल होगी, जाहिर है। ठीक होगा सर। इसके अलावा कहना था कि अच्छा एक जरा एक और यहाँ सॉरी मैं आपको एक और बात सुने। अच्छा चले फरहान तुम बोल लो पहले, मैं फिर बात करता हूँ। जी फरहान। सर यही पूछना था कि जो इससे पीछे वाला पॉइंट है, मेरा नहीं ख्याल कि ये पढ़ लिया हुआ है हमने, अपॉर्चमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर, ये भी रहता है। मेरा ख्याल है हमने अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ लिया हुआ है और 2 बार पढ़ लिया हुआ है। अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमने पढ़ लिया हुआ है और 2 बार पढ़ लिया हुआ है। कोई बात नहीं, कल सवाल कीजिएगा, फिर क्या है। ओके सर। मैं एंड पे इसको एक दफा मैंने दोबारा टच करना है, टेंशन ना लें। ठीक होगा। ओके सर। ओके। अच्छा एक और बात देखो, एक होता है रनिंग बैलेंस। मैंने जी हमजा से गुड्स खरीदी, 5 लाख की खरीदी, 2 लाख पे कर दिया, 6 लाख की खरीदी, 4 लाख पे कर दिया, 5 लाख खरीदा, 2 लाख का पे कर दिया, 1 लाख की गुड्स खरीदी, 50,000 का पे कर दिया। ये रनिंग बैलेंस है। रनिंग बैलेंस में कोई लायबिलिटी नहीं राइज होनी, कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी। रनिंग बैलेंस में कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी, चाहे मेरा एक क्रेडिटर है 4 साल बैलेंस चल रहा है, अब इनको अकाउंटिंग नहीं आती, मसला ये है। पढ़ने लाया कोई है तो तब हाल तक अकाउंटिंग नहीं आई। डेबिट क्रेडिट बैलेंस, परचेज 8 रुपए, 2 रुपए पे कर दिया, 7 रुपए, 5 रुपए पे कर दिया, 4 रुपए, 3 रुपए पे कर दिया। कैसे पता चलेगा स्टेगनेंट कौन सा है? मैं कहता हूँ ये 8 के अगेंस्ट मैंने 5 और 2 7, इसमें से 1 रुपए 8 में से पे कर दिया, ये रनिंग बैलेंस है मेरा। ये परचेज है, ये पेमेंट है, ये रनिंग बैलेंस मेरा चल रहा है। रनिंग बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता। कॉमन सेंस समझो ना, कि मैं कहूँ जी अभी ये 3 एंट्रीज हुई है एक ही साल के दौरान, और मैं कहता हूँ जनाब ये 5 और 2 और इसमें से 1 रुपया मैंने 8 के अगेंस्ट पे कर दिया। अब मैंने 2 रुपए इसको दे दिए, अब मैं कहता हूँ इसके 2 रुपए, इसके 2 रुपए, 7 में से 4 पे कर दिया, तो ये रनिंग बैलेंस है। रनिंग बैलेंस विल नेवर बी ट्रीटेड एज एन इनकम। हाँ, ट्रेडिंग लायबिलिटी जो स्टैग्नेंट खड़ी है, ट्रेडिंग लायबिलिटी जो लफज स्टैग्नेंट स्टैंड कर रही है। हाँ, अगर 5 लाख स्टैंड है और आप कहते हैं उसमें 3 लाख पे कर दिया 3 साल में, तो फिर 2 लाख आपकी इनकम बनेगा।
लेकिन ओपनिंग बैलेंस वही नजर आ रहा है 5 लाख की, लेकिन आप कहते हैं उसे फर्दर परचेज किया, फर्दर पेमेंट कर दी, तो वो रनिंग बैलेंस बन गया। रनिंग बैलेंस कभी इनकम नहीं बनेगी। वो रनिंग बैलेंस होता है, रनिंग बैलेंस होता है। फिर क्या वो रनिंग बैलेंस है, वो रनिंग बैलेंस। एनी क्वेश्चन जी? चलें जी आगे चलते हैं। उधर आ जाए फसीउर रहमान जी। सी सर जो परचेजेस पे हमने आपने ऊपर कराया था, परचेज किए 500 की, सर उसको डिस्काउंट रिसीव हो गया। सर जो उसके बाद जो हमने पे करना है उस पे हमने टैक्स काट के उनको देनी है कि 500 पे हमने टैक्स काट के उनको देनी है? नहीं नहीं पुत्र, पेमेंट पे टैक्स होता है। वो अगर मुझे किसी ने डिस्काउंट दे दिया 500 रुपए में 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो 490 रुपए के जब ऊपर मैंने टैक्स काट के पेमेंट करनी है। ठीक है सर। ठीक है, टैक्स हमेशा पेमेंट के ऊपर होता है। टैक्स डायरेक्ट याद रखें, लायबिलिटी के अगेंस्ट भी होता है, हमेशा पेमेंट के अगेंस्ट होता है। चलो जी आगे चलें। ये भी हो गया जी, आगे चलें जी। अच्छा क्वेश्चन अभी होल्ड कर लिया, कोई बात नहीं। मैं ना वो आगे बिजनेस वो मिक्स है, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस मैं ऐसा इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगा, तो फिर बात करेंगे दोबारा। सवाल आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। आगे चलिए, अभी मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा। डेट, आगे चलें। अच्छा बैड डेट्स है जी। नहीं जी, बैड डेट्स हम पढ़ने लगे हैं, मुबारक हो जी। ठहर। हाँ जी आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। ठीक है जी, लो जी एस एंड डेप्थ से पहले आखिरी बात प्लेन पेज पे आओ जी। बैड डेट्स की सबसे पहली बात यह है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉट अलाउड। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉट अलाउड। अब आप कहते हैं जुनेद साहब हमें एंटीज डाल के समझाते हैं कि जी प्रोविजन डालते हैं और जर्नल आपके जो एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत भी प्रोविजन डलती है। ठीक है, डाल लें, हमने कौन सा मना किया? टैक्स वाले मना नहीं करते अकाउंटिंग वालों को, जो जैसे खेलना खेलें। हम फिर क्या करते हैं, हम जब अपनी टैक्स रिटर्न बनाते हैं तो हम खुद उसको डिसअलाउ कर लेते हैं। मसलन जुनेद साहब हमें ऑडिट अकाउंट दे देते हैं क्योंकि वो ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर हमें आता नहीं है, आता है लेकिन उतना नहीं आता। अच्छा, वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू IFRS, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू दी वो जी रीवैल्यूएशन फिक्सर्स पढ़ लिया हुआ है, स्टैंडर्ड पढ़ा है एसेट्स का। ठीक है जी। अब मजे की बात करूं, नो कंसेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन इन टैक्स, नो कंसेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। हम नहीं मानते जी, हम कहते हैं ये झूठी सच्ची है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब आप लोग रीवैल्यूएशन के ऊपर डेफिनेशन भी क्लेम करते हैं, हम कहते हैं वो कोई डेफिनेशन नहीं है, वो जल्दी है, सब झूठ है। हम कहते हैं जो असली है वो असली है, जितनी चीज खरीदी है उतने की चीज ही है, कोई प्रोविजनल लॉ नहीं है। ठीक है जी। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज डालते रहे, हम नहीं मानते। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को जो कंट्रीब्यूशन है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये हम पढ़ के आए, नॉट अलाउड, हम नहीं मानते। जब ये मुझे अकाउंट्स दे देते हैं कि जनाब ये हमारे अकाउंट्स हैं और ये हमारा निकलता है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हम कहते हैं ये हमारा अकाउंटिंग अकाउंट्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये प्रॉफिट निकल आया। हम इनको कहते हैं कि आपने टैक्स का एक्सपेंस आपने बुक नहीं करना,
टैक्स का एक्सपेंस हम आपको इनकॉर्पोरेट करके देंगे। फिर हम वहां पे क्या करते हैं जी, ऐड जो चीजें ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब इनका 100 रुपया, हम इनकी प्रोविजन डिसअलाउ कर देते हैं 5 रुपए। रीवैल्यूएशन के ऊपर डेप्रिसिएशन डाली हुई है, डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड एसेट, हम कहते हैं हम नहीं मानते, वो से 8 रुपए जी। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन उन्होंने डाला हुआ 9 रुपए, हम कहते हैं हम नहीं मानते, हम कहते हैं जनाब टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 122 रुपए, ये टैक्सेबल, दिस इज अ टैक्सेबल प्रॉफिट, और हम टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। द अकाउंटिंग प्रॉफिट विल ऑलवेज बी डिफर फ्रॉम द will always be taxable profit. Accounting profit will always be differ from the corporate में तो हर रिटर्न चेंज होती है, हर रिटर्न में, और ये भी होता है बाज का अकाउंटिंग में प्रॉफिट नजर आ रहा हो, टैक्स में लॉस नजर आ रहा हो, टैक्स में लॉस, अकाउंटिंग में लॉस नजर आ रहा हो, टैक्स में प्रॉफिट नजर आ रहा हो, ऐसा भी होता है। बल ये बात अब हम बात करते हैं, आगे चलिए, अब हम बात करते हैं, ये हम बार बार बात करें, ये न्यूमेरिकल हमारा यही होगा, परेशान ना होगा, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। बेसिकली हमारा जो इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल होगा वो इसी को बेस करेगा। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स, एक होता है जी बैड डेट्स क्लेम्ड, आपने बैड डेट्स क्लेम्ड कर लिए अपने अकाउंटिंग में, वो आपने क्लेम कर दिया जी से 90 रुपीज, ठीक है जी। और अक्सर बैड डेट्स के पास आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। सरकार पता क्या कहती है, आप क्या रियल बैड डेट्स होते हैं, सरकार कहती है ठीक है जी होते हैं, हम मानते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन हमें साबित करेगा ये वाकई बैड डेट्स है, कि आप तो आपने बारों बार पैसे ले लिए हों, बारों बार, समझते हैं ना आप लोग, कि जी आपने पैसे रिसीव कर लिए और किताबों में कह दे लो जी बैड डेट्स हो गए, मारा गया, लुटिया गया। वो फिर लॉ पता क्या कहता है, बंदा बुलाओ जी कौन सा है, क्या आपने खिलाफ उसके लीगल प्रोसीडिंग की, क्या आपने उसके खिलाफ केस किया, अदालत क्या कहती है, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आओ, फिर हम मानेंगे बैड डेट्स है। साबित करोगे वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, फिर हम मानेंगे बैड डेट्स है। आपके कहने पे, हम जुबानी कहने पे कभी नहीं मान सकते कि बैड डेट्स हो गए। इस तरह तो मैं कहूं जी, मैं जी पढ़ा थक गया, सारे मुंडे फीसा मार के दौड़ गए, लो ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक है जी आपके बैड डेट्स क्लेम्ड टैक्स ईयर 2021 में, फिर है जी बैड डेट्स अलाउड। ये अलाउड कौन है जी, क्या है जी, बैड डेट्स अलाउड बाय टैक्स ऑफिसर, यानी कि आपने तो बैड डेट्स क्लेम किए थे 90 रुपीज, जब उसने आपका केस चेक करना शुरू किया, मैं 90 रुपीज नहीं मानता, मैं वो कहता है जी बैड डेट्स जो अलाउड है वो है जी 40, बल्कि इसको कर लेते हैं, थोड़ा फिगर चेंज कर लेते हैं, 42। उसने हमें एक्सपेंस कितना अलाउ किया, 42, मैंने कितना क्लेम किया था 90, बाकी क्या बचा 48। ये क्या है, बैड डेट्स नॉट अलाउड, जाहिर है बैड डेट्स नॉट अलाउड। इतने से उसने मेरा प्रॉफिट बढ़ा दिया, 48 रुपीज से उसने मेरा प्रॉफिट बढ़ा दिया, और मुझे 48 रुपीज के ऊपर टैक्स देना पड़ गया। अब सब्सिक्वेंटली अमाउंट subsequently recovered हो सकता है किसी को मौत याद आ गई हो, उसने कहा जी ऊपर जाके बड़े देने पैने पैसे, मुझे पैसे सब्सिक्वेंट अगले साल में मुझे पैसे रिकवर्ड हो गए, अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड से 60,
मुझे 60 रुपए रिकवर्ड हो गए जो कि ग्रेटर देन है 48 से। हमें छोटे में मिस पढ़ाती थी कि जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ये निशान कभी याद है तो मिस ने फिर आसान तरीके से समझा दिया था थर्ड में, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। 60 रुपए मुझे लोगों ने आके पैसे दे दिए, भाजी ਤੁਹਾਡੇ पैसे मारने से रख लो। आए कितने? 60 रुपए, जो कि ग्रेटर देन है किससे? 48 से। इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? एनीबॉडी? हाँ जी, हमारा जी, हमारा उठो, हमारा जी बोलें, इसका क्या मतलब सर हुआ? हाँ जी, सर जो जो 12 रुपीज़ है ना, इसका डिफरेंट 48 का और हाँ 60 का, हाँ। वो हम अब इनकम में ऐड कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? पहले मतलब समझाओ ना मुझे। इस दोनों का डिफरेंस है ना, जो 48 का, वो हम इनकम में ऐड करेंगे। अगर लेस होता तो यार फिर मैंने हमें कुछ आपसे भी नहीं आंसर नहीं करना था। पूछा, मैंने आपसे आंसर नहीं पूछा। जी सर। इसका मतलब ये हुआ, पहले मतलब समझो। अब रिजल्टेंट फिगर को क्या करना है वो नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 12 रुपए यहां से कहीं से रिसीव हो गए। ₹12 हमें किस में से रिसीव हुए? जो कि अलाउड हो गए थे। 48 में मैं आर टैक्स दे बैठा हूं, क्या उसको दोबारा टैक्स होगा? नहीं। अब मुझे टैक्स किसके ऊपर लगेगा? 12 रुपए के ऊपर लगेगा। इट वॉज ट्रीटेड एज इनकम, ट्रीटेड एज इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 रुपए में से 12 रुपए ऐसे थे जो 42 में शामिल थे और मुझे यहां से रिसीव हो गए। और लॉ कहता है चूंकि आप एक्सपेंडिचर क्लेम करके आप टैक्स दे, आप एक्सपेंडिचर क्लेम करके आप टैक्स कम कर चुके थे, आपके बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए और रिकवरी की वजह से हम आपको दोबारा टैक्स कर रहे हैं। कोई सवाल जी? हाँ जी, हमारा नीचे वाला करो जी पहला। अरगमान भट्टी, अरमगान भट्टी जी, भट्टी साहब। सर मेरी ये पॉइंट समझ नहीं आया 12 वाला। सवाल पूछो ना। सर ये जो अभी आपने समझाया है कि 60 ग्रेटर देन 48 है, क्यों है? इसकी रीजन नहीं समझ आई मुझे। अरे ठीक है, चलो जी। आदल खोखर, वो कहता मुझे समझ नहीं आया। चलो ठीक है, बंद करो अरगमान को भट्टी को। आदल खोखर का सवाल भी ले लो पहले, क्या कहता है जी? आदल, आदल भाग गया वैसे ही। हाँ जी, वो भाईजान 90 रुपीज मैंने बैड डेट्स क्लेम किए थे। 90 में से मुझे सरकार ने मेरे कागज चेक किए, टैक्स अफसर ने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। उन्होंने कहा कि हम ये 42 रुपए आपको अलाउड करते हैं। 42 रुपए के तो आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिए कि आपके बैड डेट्स वाकई हो गए, लोग पैसे मार के भाग गए, आपने उनका पीछा भी किया, आपने उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग भी की, आपने जी उनके उनके खिलाफ केस भी किया, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किए, हम मान गए। 48 रुपए डिसअलाउ हो गए। अब मैंने टैक्स किसके ऊपर दे दिया? 48 रुपए के ऊपर मैं टैक्स दे दिया। अब सब्सिक्वेंटली मसलन आप लोगों में से कोई बंदा पैसे मार के दौड़ जाए, फीस मार के दौड़ जाए, वो हो गया फेल, उसको याद है कि यार टिप्स की फीस मारी थी इसलिए मैं फेल हुआ, उसको जाग आ गई, उसने आके पैसे टिप्स को जमा करा दिए, मैंने बैड डेट्स क्लेम कर लिए हुए थे, तो क्या मेरी दोबारा इनकम बननी चाहिए? आंसर इज यस। तो चूंकि मुझे 60 रुपए आ गए तो 48 रुपए के ऊपर मैं ऑलरेडी टैक्स दे बैठा हूं, तो मुझे 12 रुपए टैक्स होंगे। एनी क्वेश्चन? अहमद हसन जी। सर अगर जिन 48 पे टैक्स दिया है, अगर कुछ भी रिकवर नहीं होता तो वो 48 एक्चुअली इनकम तो नहीं थी जिस पे टैक्स दे दिया है। हाँ जी, लेकिन मैंने एक्सपेंस क्लेम किया हुआ था, उसने नहीं माना एक्सपेंस, मैं क्या कर सकता हूँ? एक्सपेंस में इसका दोबारा नहीं इसका नहीं मतलब इसको कह सकते। इसका बेटा, इसका मतलब ये हो कि 48 का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे सका,
मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा सही। मैंने जल्द ही बैड डेट्स डाल दिए टैक्स बचाने के लिए। हमारी पूरी कौम का मतलब क्या है? टैक्स नहीं देना। ठीक है, हाँ सही। हाँ जी। अच्छा, अब अगर इसी को रिवर्स करें, थोड़ा सा ऊपर उठाइए, थोड़ा सा। अब इसी को अगर रिवर्स करें, सब्सिक्वेंटली अमाउंट रिकवर, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं जी कि जो मुझे अमाउंट रिकवरी हुई, वो अमाउंट रिकवरी हुई 35 रुपए, और जो कि अब क्या बढ़ा है जी, अब 48 बढ़ा है। सब्सिक्वेंटली अमाउंट रिकवर हुई मुझे 35 रुपीज, विच इज लेसर देन द बैड डेट्स नॉट रिकवर्ड। अब 13 रुपए का क्या करेंगे? 13 रुपए का ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अब कंफर्म हो गया कि भाईजान अब 48 मैंने ऑलरेडी टैक्स दे दिया हुआ था, 48 पे मुझे ऑलरेडी ट्रीटेड एज एन इनकम, मैं टैक्स दे दिया हुआ था। अब फाइनल हो गया कि इस 48 में से मुझे सिर्फ 35 रुपए मिले हैं, अब 13 रुपए पक्के नहीं मिले। अब लॉ कहता है अच्छा यार तुम 13 रुपए दोबारा एक्सपेंस ले लो। ये बैड डेट सौखे के सौखे उसमें से काउंटिंग वाले। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन जी? अहमद हसन तो ऑलरेडी हाथ खड़ा सच का तो जी। एनी क्वेश्चन जी? बोलें जी। बात 48 के गिर्द घूमनी है। कौन से 48 के केस? जो डिसअलाउ हुए हैं। रोला डिसअलाउ का है जी मुगीस। सर अगर कुछ भी रिकवर ना हो, फिर कुछ भी ना रिकवर हो, सब्सिक्वेंटली फिर 48 ही मेरा एक्सपेंस हो गया दोबारा, सारे मुझे अलाउड होगा? बिल्कुल अलाउड होगा। मैंने अगले साल जाके साबित कर दिया सही उसी ईयर में देखना है हमने। नहीं पाजी, अगले साल में, अगले सालों की बातें हैं। इस अगर तो उसी साल में होगा तो वो तो उसी साल में एंट्री एडजस्ट कर दूंगा ना। ये अगले साल की बात है। अगले साल में अगर मुझे मैं साबित कर दिया कि जनाब देख लो 48 वाला वैसे ही मर गया, इनको तो पैसे नहीं लगे, इसकी आगे पीछे कोई बंदा नहीं है, ये मर गया जी, ये इंस्टॉलमेंट हो गया, ये उसका कोर्ट का फैसला है, वो ला कहता ठीक है जरा 48 दोबारा आप एक्सपेंस अगले साल में क्लेम कर लो। पिछला साल जाकर एडजस्ट नहीं करेंगे, पिछला ईयर क्लोज हो गया, अगला साल वो कहता है अगले साल में जाकर एडजस्ट कर लो, कोई इतनी टेंशन नहीं है। एनी क्वेश्चन जी? ले जी अब आए जी एसेट एंड डेफिसिट के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूं, क्योंकि 2 दिन है आपके पास। ये अच्छा जी, ये होमवर्क ले लें जी। आपने एसेट पढ़ना है, डेप्रिसिएबल एसेट पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, आगे चलें। इंटेंजिबल आपने पढ़ना है, प्री कमेंसमेंट आपने पढ़ना है, ये स्टॉक इन ट्रेड, एक्विजिशन ऑफ एसेट, ये सारा होमवर्क है। ये बच्चों वाली बातें, ये मुझे नहीं पढ़ानी आती, मैं ऐसे बैठे तर्जमा करता रहूं उर्दू में, नहीं ये नहीं है। पीछे आओ, पीछे कॉस्ट ऑफ एसेट, आगे चलो, आगे आगे चलो, ये सारा समझाने वाला है। नहीं बस इतने ही पढ़ना जितना निशान लगा दिया जी, बाकी सारा समझा। ये जरा इसको पढ़ के आइएगा। बड़ी वो ये आपने काउंटिंग में बातें पढ़ ली हुई हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा, ताकि फिर इसी को बेस बन के एसेट डेफिसिट खत्म करूंगा तो मेरा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा जी। ठीक है, मैं इकट्ठा न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, मैं दरमियान में स्टार्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड। हाँ जी, आपका कोई सवाल?